Word plasmid was coined by the Joshua Lederberg in 1952. तो यहाँ पे अब हम लोग शुरू करते हैं प्लाज्मिड. व्हाट इज प्लाज्मिड? तो क्या होता है प्लाज्मिड? एक्स्ट्रा डीएनए. अच्छा, और वेक्टर की तरह भी काम करता है. तो चलो, तो प्लाज्मिड जब 1952 में कुछ एक्सपेरिमेंट किया जोशुआ लेडरबर्ग ने, और ये सलोमिना बैक्टीरिया पे किया. उन्होंने देखा कि उसके अंदर जो है कुछ इस टाइप के सर्कुलर, यूजली सर्कुलर, समटाइम्स लिनियर भी होते हैं. यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए एग्जिस्ट करता है जो कि इंडिपेंडेंटली जो है वो क्रोमोसोम इन मेनी बैक्टीरिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है. ठीक है, तो इसे बोला गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूजली सर्कुलर बट समटाइम्स लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स इन मेनी बैक्टीरिया. यहाँ पे इसका देखिए मेन क्रोमोसोम होगा, लेकिन इसके साथ में ही एक अलग से पड़ा होगा जिसे हम लोग बोलेंगे प्लाज्मिड. न्यूक्लियर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है ना, जेनेटिक मटेरियल होता है. They usually found in the bacteria, but sometimes also present in archaea and multicellular eukaryotic organism. तो ये एक्सेप्शन में है कि बैक्टीरिया के अंदर जनरली ज्यादा पाया जाता है, लेकिन अदर उसमें ऑर्गेनिज्म में भी इसमें देखा गया है. It is now evident that plasmid are replicative form of DNA structurally and experimentally comparable to bacterial plasmid exist in eukaryotic organism as well. Some plasmids are in fact common among fungi and higher plants. तो प्लाज्मिड अब सिर्फ बैक्टीरिया तक सीमित नहीं रह गया है. जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये फाइंड आउट किया गया है कि दे आर द रेप्लिकेटिव फॉर्म ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चरली. और कुछ प्लाज्मिड जो है कॉमन भी होते हैं फंजाई और हायर प्लांट्स में, इस टाइप से देखा गया है. अब इसको हम लोग एज ए टूल यूज करते हैं. इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है डिवाइड करने की, और किसी भी होस्ट सेल के अंदर ये डिवाइड कर सकता है. तो रिसर्चर्स ने इसमें एज ए टूल कैसे यूज किया कि अपना जीन इसके अंदर डाल दिया, तो ये डिवाइड करेगा तो वो भी डिवाइड करेगा. अगर प्लाज्मिड का आता है कि आपने डिफिनेशन लिख दिया, डिस्कवरी को किसने किया है वो बता दिया, थोड़ा सा उसके बारे में लिख दिया कि एक्सेप्शनली मतलब इस तरह से ये पाया जाता है, और भी उसमें देन यू कैन मेंशन द टाइप्स ऑफ द प्लाज्मिड्स. प्लाज्मिड के प्रकार कॉन्जुगेटिव और नॉन कॉन्जुगेटिव. कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स में खास ट्राजीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया के बीच जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में मदद करते हैं. ये सेक्स पाइलस बनाते हैं जो एक ब्रिज की तरह काम करता है, जिससे डोनर सेल F+ सेल रेसिपिएंट F सेल को डीएनए भेज सकता है. जैसे F प्लाज्मिड्स, फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स, बैक्टीरिया को डीएनए ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, और R प्लाज्मिड्स, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देकर उन्हें जिंदा रहने में सक्षम बनाते हैं. नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स में इंडिपेंडेंट डीएनए ट्रांसफर के लिए जरूरी जीन्स नहीं होते. ये केवल मोबिलाइजेशन के जरिए कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स की मदद से ट्रांसफर हो सकते हैं. ऐसे प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग काम करते हैं. जैसे कॉल प्लाज्मिड्स कोलिसिन प्रोटीन बनाते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को मार सकते हैं. कुछ नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स जिन्हें क्रिप्टिक प्लाज्मिड्स कहते हैं का कोई पता लगा हुआ फंक्शन नहीं होता. दोनों प्रकार के प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया की जेनेटिक डाइवर्सिटी और एडेप्टेबिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे वे चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर पाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जनरली जो है 5 कॉमन टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स जो है यहाँ पे देखे जाते हैं. जैसे रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, वायरुलेंस प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड. रेजिस्टेंस प्लाज्मिड में क्या है? दे कैन कैरी द रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स और अदर टॉक्सिक सब्सटेंस. नाम में ही रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो कि खास एंटीबायोटिक्स या किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के प्रति रेजिस्टेंस शो करेंगे. अगर ये प्लाज्मिड आ गया किसी अदर बैक्टीरिया के अंदर, ए बैक्टीरिया और ए और बी बैक्टीरिया है, बी बैक्टीरिया जो है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, और बी बैक्टीरिया का मान लो वो ए में आ गया प्लाज्मिड, तो ए भी आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा. तो ये इस टाइप के प्लाज्मिड होंगे जिसके अंदर इस तरह के जीन पाए जाएंगे जो एंटीबायोटिक्स से बच के निकल जाएं, जो इसके इफेक्ट से वो बच के निकल जाएं, या फिर टॉक्सिक कंपाउंड से. वायरुलेंस वाले, नाम में ही वायरुलेंस है, तो जहाँ जाएंगे वहाँ डिजीज कॉज करेंगे, नाम में ही.
तो इट enhance the ability of bacteria to cause diseases. These genes may encode toxins or other factors that help the bacterium invade the host immune system. Degradative plasmid carry genes that enable the bacterium to break down and utilize common uncommon substances like hydrocarbon, pesticides and food source. Degradative plasmid यहाँ पे डिग्रेड करते हैं अदर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वाले कंपाउंड्स हैं उनको डिग्रेड करना है। एक तरीके से ये इसी वाले टाइप में ही आ गए, लेकिन इनको बाहर से अगर कुछ मिलता है हाइड्रोकार्बन या पेस्टिसाइड वगैरह तो उसको भी ये डिग्रेड कर सकते हैं और इसको एज ए टूल भी यूज किया जा रहा है। जैसे ऑयल वगैरह को डिग्रेड करने में इस तरह के बैक्टीरिया डेवलप किए जा रहे हैं। बायो रिमीडिएशन वगैरह है, वहाँ पे ये वाले बैक्टीरिया जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड वाले होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो ये 3 प्लाज्मिड ये हो गए। फिर यहाँ पे कॉल प्लाज्मिड एंड फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड। कॉल प्लाज्मिड में क्या है? कॉल्सिनोजेनिक, इट इनकोड प्रोडक्शन ऑफ कॉल्सिन्स। कॉल्सिन्स एक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी वाला प्रोटीन्स है। इन प्लाज्मिड के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ये कॉल्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं और कॉल्सिन कैन किल क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया। और इससे क्या होता है? कंपटीटिव एडवांटेज आ जाता है होस्ट बैक्टीरियम में। ठीक है, तो वो बैक्टीरियम आसानी से अपने जो रिलेटेड बैक्टीरिया है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि वो अदर को मार देगा विद द हेल्प ऑफ दिस कॉल्सिन टॉक्सिक। तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉल्सिनोजेनिक प्लाज्मिड। फिर आते हैं फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड। इट कन्फर द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल्स टू ट्रांसफर जेनेटिक मटीरियल इंक्लूडिंग प्लाज्मिड टू अदर बैक्टीरियल सेल्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। हम लोगों ने जब लास्ट वाला देखा था वहाँ पे एक प्रोसेस पढ़ा था कॉन्जुगेशन वगैरह, याद होगा आपको, कि इसमें एक ट्यूब बनती है, दूसरे बैक्टीरिया से वो जाके जुड़ जाती है और जो F+ वाला होता है F- में ऐसे होता है वो, तो वो जो चीज़ है वही यहाँ पे है। F प्लाज्मिड वहाँ पे पाया जाएगा, जिसमें F प्लाज्मिड होगा वही कंजुगेटिव पिलाई बना सकता है और ट्रांसफर कर सकता है जेनेटिक मटेरियल को। तो दीज कैटेगरीज हेल्प टू कैटेगराइज द बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस एंड, मतलब जो है उस टाइप से इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं प्लाज्मिड्स को। अब एक आपने लिख दिया प्लाज्मिड के बारे में, उसकी डिस्कवरी के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, इसके फिर फंक्शंस के बारे में, जो ये फंक्शन रोल कर सकता है वो लिख सकते हो आप। उसमें क्या कर सकते हो कि जैसे जीन कैरियर्स, जीन कैरियर्स में कि इट कैरी अ जीन, प्लाज्मिड कैरी एटलीस्ट 1 जीन, द मोस्ट जीन्स प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये कैरियर की तरह काम करता है, अपने एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक जीन को कैरी कर सकता है। स्ट्रेस का रिस्पॉन्स, इट आल्सो हेल्प्स टू एड होस्ट ऑर्गेनिज्म इन कोपिंग विद द स्ट्रेस कंडीशंस। मान लीजिए एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, उसने जो नॉन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उसमें वो ट्रांसफर हो गया, तो क्या होगा? वो अब रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लाज्मिड जो है आपके स्ट्रेस को कोप करने के लिए हेल्प कर सकते हैं बैक्टीरिया को। तो दे हैव द प्रोडक्शन टू न्यूट्रलाइज द एंटीबायोटिक्स और टॉक्सिन्स, दे कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल ऑफ इनेबलिंग द डाइजेशन ऑफ अनयूजुअल सब्सटेंस, जो मैंने बताया था आपको, पॉली हाइड्रोकार्बन्स जो है, पैच वगैरह इस टाइप से, और एलिमिनेशन ऑफ कंपीटिंग बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन कैपेबिलिटी, इनके अंदर कॉन्जुगेटिव कैपेबिलिटी होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर करके एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आसानी से अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर पाते हैं। दिस फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रल इन नॉन एसेंशियल बट येट एडवांटेजियस। अगर जनरली देखा जाए कि नॉर्मल जो सेल फंक्शन होते हैं उनको करने के लिए प्लाज्मिड जो है ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जो एडवांटेजियस प्रॉपर्टी है, जो स्ट्रेस से उसको सरवाइव करना हुआ या अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे में ट्रांसफर करना हुआ, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दे आर द नॉन एसेंशियल in terms of normal functions in the cell, but they are advantageous in terms of antibiotic resistance and under specific environmental conditions. Then replication facilitators serve as the replicons capable of the autonomous replication with a suitable host. मैंने बोला कि इनका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये होस्ट सेल के अंदर आसानी से रेप्लिकेट हो जाते हैं, तो इसलिए ये रेप्लिकेशन फैसिलिटेटर्स हैं, आसानी से उसमें रेप्लिकेट हो जाएंगे, तो हेल्प करेंगे आपको डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह उसमें
फिर आते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसफर exhibit the self replication can acquired from the environment। जब ये रेप्लिकेट करते हैं तो ये वो कैरेक्टर भी को रेप्लिकेट करेंगे जो कि इन्वायरमेंट से एक्वायर किया हुआ है, ऐसा ही नहीं कि जो अपना वाला कैरेक्टर है उसको भी करेंगे। तो दे फैसिलिटेटिंग देयर ट्रांसफर इनटू बैक्टीरिया, एसेंशियल टूल्स इन द जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। और इसीलिए अब आज आप देखोगे, अब आने वाली क्लासेस में वी विल डिस्कस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो गए हैं एज ए। बहुत सारी कंपनीज जो है खुल गई हैं जो अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स बनाती हैं, और जो आप देखते हो कि थेरेपेटिक वाला जो प्रोडक्शन होता है, दवाइयों का प्रोडक्शन है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एज ए टूल यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग लेबोरेटरी में। सम इन स्मॉल डीएनए सीक्वेंस, रिलेटिव डीएनए सीक्वेंस रेंजिंग फ्रॉम 1000 to 20,000 बेस पेयर्स। तो प्लाज्मिड है तो छोटे, बहुत 1000 से 20,000 बेस पेयर्स के आपको मिलेंगे। प्लाज्मिड आर इजिली कट एंड ओपन, लेकिन वो उनको हम लोग इजिली कट कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई किया जा सकता है विदाउट लूजिंग देयर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। उनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी चेंज नहीं होगी, और उससे क्या हेल्प होता है कि हमें फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने में एक सहायता मिल जाती है। इसके अलावा ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो मॉडिफाइड जो प्लाज्मिड है वो आसानी से इंसर्टेड डीएनए undergoes self-replication when grown in bacteria, enabling production of numerous copies। और इस से जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि वेक्टर फॉर फॉरेन डीएनए, तो यहाँ पे आपको नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड तो है, लेकिन नेचुरली अकरिंग जो प्लाज्मिड होते हैं वो वर्सेटाइल नहीं होते हैं। उसके अंदर मान लो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स बहुत कम पाई जाएंगी, एक दो साइट्स होंगी। हम लोग जो है यहाँ पे आर्टिफिशियली जो है मॉडिफाइड प्लाज्मिड बना सकते हैं, जो कि एक्ट एज ए वेक्टर फैसिलिटेटिंग द फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरिया, एसेंशियल स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड वेरियस बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। थेरेप्यूटिक प्लेटफॉर्म, प्लाज्मिड आर एम्प्लॉयड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। और यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार के बायो फार्मास्यूटिकल्स जो है, जैसे इंसुलिन वगैरह का प्रोडक्शन से लेके अलग अलग दवाइयों का प्रोडक्शन, कैंसर की दवाई हुई या जो भी बहुत बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और न्यूट्रास्यूटिकल भी इसका यूज़ है, उस टाइप से इसको यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा जो ये सारा है रिसर्च टूल के लिए भी यूज़ होता है। कोई अगर जीन की खोज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो उस टाइप से भी यहाँ पे रिसर्च में भी यूज़ होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च अलाउइंग स्टडी द जीन फंक्शन, जीन का रोल, जीन का रेगुलेशन कैसे है ना। तो हमने जीन को काटा, उसको प्लाज्मिड के अंदर डाला, और फिर उसका देखा कौन सा ये प्रोटीन बना रहा है। जो वो प्रोटीन बनाएगा हम उसको देखेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, ये प्रोटीन काम कौन सा करता है, उससे हम जान जाएंगे इसका फंक्शन क्या है। तो उस टाइप से ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन गया है रिसर्च के लिए भी। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में आप जानते हो कि डिजायरेबल ट्रेट्स इन द क्रॉप्स, है ना, जो कि रेजिस्टेंस रहे पेस्ट में, डिजीज फ्री हो, एनवायरमेंटल स्ट्रेस को सह सके, इस टाइप की क्रॉप्स को डेवलप करने में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने में विथ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। बायो रिमिडिएशन मैंने ऑलरेडी बता रखा है। व्हाट इज द बायो रिमिडिएशन, जो कि टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, जो कि पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको डिग्रेड करना विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी उससे। तो बायो रिमिडिएशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ प्लाज्मिड होते हैं जो कि डिग्रेड कर देते हैं, ऑयल्स वगैरह मान लीजिए ऑयल फील्ड में फैला है तो आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म कर सकता है ना, मछलियों को मार सकता है। तो ऐसा कोई बैक्टीरिया हमने डेवलप कर लिया जो कि ऑयल को डिग्रेड कर दे, ऑयल को खा डाले, है ना। तो उस टाइप के बैक्टीरिया, प्लास्टिक डिग्रेडिंग बैक्टीरिया भी आ गए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि प्लास्टिक को भी डिग्रेड कर सकते हैं, तो उस टाइप से बैक्टीरिया में जो है कैपेबिलिटी डेवलप कर ली गई है। फिर वैक्सीन का डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मिड कंटेनिंग जीन्स इनकोडिंग एंटीजेंस स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, ऑफरिंग नॉवेल अप्रोच टू वैक्सीनेशन। वैक्सीन में ये खास बात होनी चाहिए, मान ली शुरुआत में जो वैक्सीन अभी भी बनती हैं कि जो हम पहले डिजीज को, बैक्टीरिया को निकालते हैं, फिर उसको मारते हैं, किल करते हैं किसी भी मेथड से, केमिकल से या हीट से, और फिर उसको डालते हैं, और ये मानते हैं कि वो डिजीज कॉज नहीं करेगा। मान लीजिए 0.110 एक बैक्टीरिया रह गया तो क्या होगा, वो डिजीज कॉज कर सकता है ना। लेकिन प्लाज्मिड के केस में क्या है कि हमने उसके सरफेस वाला जो, क्योंकि
मैकेनिज्म कैसे इम्यून रिस्पॉन्स में सरफेस को ही वो पहचानता है, एंटीजन एंटीबॉडी जो है सरफेस में जो प्रोटीन लगे हैं उनको पहचानता है। तो हम उसको प्रोटीन बनाते हैं उसके अंदर प्लाज्मिड की हेल्प से, उस प्रोटीन को ही डालते हैं उसके अंदर, बैक्टीरिया उसमें है ही नहीं मरा हुआ, तो फिर वो किसी भी चांस में वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वैक्सीन वगैरह का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जीन थेरेपी, डिलीवरी व्हीकल्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग थेरेप्यूटिक जीन्स टारगेट सेल्स इन द जीन थेरेपी। तो जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह को करेक्ट करने में, माल फंक्शनिंग जीन्स में जो सेल्स हैं उनको करेक्ट करने में भी इसका यूज किया जा रहा है।